Hey guys, welcome to Breakthrough Science. My name is Monica and this video is going to be very important because आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी साइंस के। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाना ही जाना है, आपको स्किप नहीं करना है। देखो CAPF एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम अब आने में कुछ ही टाइम रह गया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 अगस्त आपका एग्ज़ाम का डेट है CAPF 2024 और आज से आप अगर काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज़ ऑन एन एवरेज 60 डेज़ है। बिकॉज लास्ट के 1-2 दिन को मैंने काउंट नहीं किया है, वो तो आपका रिवीजन में या फिर आपके ट्रेवलिंग में चला जाना है, राइट। तो आपके पास अभी प्रॉपर 60 डेज़ है जिसमें अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल्सो एंड आपको अपना रिवीजन भी कवर करके जाना है। अब CAPF एग्ज़ाम में अगर मैं आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो आई नो मोस्ट ऑफ यू नो दैट कि यहाँ पे आपका जो पेपर है 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो 125 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये मल्टीपल चॉइस होते हैं। पेपर 2 आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। पेपर 2 में आपके ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो टोटल नंबर 6 होता है, ठीक है। MCQs जो हैं वो 125 MCQs होते हैं। अब इसमें जो 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये 125 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस से, आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आपके रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस आपके होते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन टोटल 125 में, ठीक है। इनमें से अगर मैं सेग्रीगेट करूँ आपके साइंस को तो साइंस का जो ओवरऑल वेटेज है आपके इस 125 क्वेश्चन में वो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 30 क्वेश्चन है। कभी कभी प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज आपसे 30 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब साइंस में भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जब आप CAPF का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे जनरल साइंस के नाम से आपको पेपर मिलेगा, राइट, सिलेबस मिलेगा, लेकिन उस जनरल साइंस में आपको जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी कवर करना है। इसमें भी अगर तीनों में वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका बायो लेकर के आता है, यानी बायोलॉजी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आपके केमिस्ट्री से ज़्यादा और फिजिक्स से ज़्यादा होते हैं। बायोलॉजी के बाद जो सेकंड नंबर प्रायोरिटी दी जाती है वो आपकी केमिस्ट्री की होती है एंड फिजिक्स की सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि अगर न्यूमेरिकल्स वो देंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बेस देंगे, इसलिए आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने CAPF के लिए अगर आप पहले से साइंस नहीं पढ़े हुए हो, आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस पूछी जा रही है वो वही साइंस है जो आपने क्लास 10th तक पढ़ी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी 11th-12th के NCERT से कवर किए जा रहे हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे अपने चैनल पे बता दिया है कि NCERT के कौन से वो टॉपिक्स हैं जो 11th-12th के आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी 15 वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अब इन बचे हुए दिनों में स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ के जाना है। अगर आप ये 15 टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो आउट ऑफ 30 डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 20 ऑन एन एवरेज। आप 20 क्वेश्चन इन्हीं 15 टॉपिक से निकाल के ले आओगे, राइट। देखो अगर साइंस में हम बात करें 30 क्वेश्चन की तो ये आपके मार्क्स, आपके कट ऑफ में भी हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा कि हमारा जो पिछले साल का कट ऑफ गया था वो ऑन एन एवरेज 135 अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ गया था, ठीक है। तो ये जो 135 है, 250 का आपका पेपर होता है पेपर 1। पेपर 1 का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 है। 250 में से अगर चलो मैं मान लूँ कि आपका कट ऑफ 130 से 140 के बीच में जाने वाला है, राइट। तो ये साइंस कैसे आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ पे देखो जो आपको मार्किंग की जाती है 125 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1.25 और हर रॉन्ग आंसर पे आपका 0.33 डिडक्ट करते हैं। तो अब आप ये सोचो, अगर आपने 30 क्वेश्चन साइंस के अच्छे से पूरे कवर कर लिए हैं तो सीधा आप 37 से 37 मार्क्स जो है बहुत आराम से गेन कर सकते हैं अगर 1.25 के हिसाब से चले तो अब 130 में 37 नंबर तो आपका साइंस ही लेकर के आ गया। बचा हुआ आपको सिर्फ 90 नंबर ले आना है, 100 नंबर ले आना है, जो कि आप बहुत आराम से करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से पढ़ के ला सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले बात कर लेते हैं
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही 15 टॉपिक पढ़ने हैं, इनके अलावा जो आपका सिलेबस है वो तो आपको कवर करना ही है, मगर ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कवर करके ही जाना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको उसमें क्या पढ़ के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दो, बिकॉज इट विल हेल्प फॉर योर फर्दर, लाइक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये मैसेज जाएगा, ये वीडियो जाएगा, उनको भी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस फर्स्ट 3 टॉपिक्स जो कि बायोलॉजी के हैं और आपको नहीं छोड़ के जाना है। जो पहला टॉपिक है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन तो ये आपके ब्रेन में आएगा कि ये टॉपिक पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, देखो आपको जो एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ के जाना है पूरा पूरा। देखो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो आप 6, 7, 8 में पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली वो 9, 10th में आपको मिल जाती है। इसीलिए अब टाइम कम है तो सिर्फ 9, 10th की एनसीईआरटी पे आप फोकस करना। ये वाला टॉपिक आपको 9, 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सेल का जो सेशन लिया था वो 11th की एनसीईआरटी से लिया था, तो एक बार आप वो सेशन भी देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा सेल टॉपिक कवर हो जाएगा। पढ़ के क्या जाना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं सेल से रिलेटेड, सेल थ्योरी किसने दी है, देन आपके जो सेल थ्योरी के बाद जो पॉन्ड में लिविंग वाटर को लिविंग ऑर्गेनिज्म को पॉन्ड में किसने डिस्कवर किया है, तो ये जो सारी डिस्कवरीज हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो सेल्स में जो ये टाइप है सेल के, उनके क्या डिफरेंसेस है, कौन से ऑर्गेनली हैं जो प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे और यूकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एनिमल प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपको सेल ऑर्गेनलीज के फंक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, इवन माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनली हैं जिनसे आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, ये 11, 12th की एनसीईआरटी से आप कवर करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। यहाँ पे आपको जो पढ़ के जाना है, सबसे पहले तो आपको पैथोजेंस के नाम याद होने चाहिए। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस जो डिजीज कॉज करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर देते हैं। तो अब पैथोजेंस के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको डिजीज का नाम याद होना चाहिए, राइट। जैसे जो भी सपोज करो आपको मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है, पहले तो वो याद होना चाहिए। दूसरा, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो मलेरिया कॉज कर रहा है। जैसे मलेरिया कॉज करने के लिए हमारे प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्लाज्मोडियम हो गए आपके पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको याद होना चाहिए सभी डिजीज के। इसके अलावा आपको वेक्टर्स के नाम याद होने चाहिए। वेक्टर कौन है, कैरियर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में नहीं एंटर कर पाते, तो उन्हें किसी न किसी वेक्टर या कैरियर की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो भी याद रखना है। जैसे मैं प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लूँ तो प्लाज्मोडियम डायरेक्ट ना एंटर करके मॉस्किटो के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये आपको बैक्टीरिया, फंगस, हमारे वायरसेस, प्रोटोजोआ, इन सभी से होने वाली डिजीजेस के लिए याद करनी है। तीसरा आपका टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ प्रोसेस। ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। हर साल लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी में आपका ये लाइफ प्रोसेस लेकर के आता है। ठीक है, इस टॉपिक में अंदर आपको जो पढ़ के जाना है वो तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन आपको मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको डाइजेशन पढ़ के जाना है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट आपका डाइजेस्ट होता है, कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट आता है, देखो इसमें बहुत सारे हैं सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, देन एंडोक्राइन है आपका, फिर उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम आते हैं। तो अभी आपको जो लाइफ प्रोसेस में
छोड़ के नहीं जाना है वो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दूसरा आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी कवर करके जाना है। एंडोक्राइन में आपको हार्मोन्स के नाम याद होना चाहिए कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, राइट। ये तो रहे वो 3 टॉपिक। अगले 3 टॉपिक पर आ जाते हैं। दिस इज नंबर 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सो गाइज, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से सीएपीएफ में, सीएपीएफ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन आपको इससे मिलता है। इसमें आपको मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होते हैं, देन एनर्जी साइकिल, फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारा कुछ आपको इन्वायरमेंट में पढ़ के जाना है। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगेन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं। तो एनिमल किंगडम इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से और उनके एग्जाम्पल से पूछेंगे। तो जब भी आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, आप जैसे किंगडम मोनेरा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, साथ में उनके एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं। सिमिलरली फंगस के क्या फीचर्स होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं फंगस में। इस तरीके से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर करना है, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो। 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका केमिस्ट्री का, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में देखो आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, राइट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट पे आपको कभी कभी न्यूमेरिकल दे देते हैं वो, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए मोल्स का, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये इनके डेफिनेशंस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप करके आओ। नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो मेटल एंड नॉन मेटल्स में जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछे जाएंगे वो इनके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली। ये प्रॉपर्टीज केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और साथ ही आपको यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक भी याद रखना है, राइट। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंदर ये टॉपिक मिलेगा और सेपरेशन टेक्निक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। देन आता है केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ के जाने हैं, सभी टाइप्स आपके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन सब के जो लाइव एग्जांपल्स है। देखो सीएपीएफ और सीडीएस के सिलेबस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो एक क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंस होता है वो क्या है कि सीडीएस जो क्वेश्चन देते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्चुअल बुक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, बट सीएपीएफ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके आसपास क्या साइंटिफिक फिनोमेना हो रहा है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस भी, जब भी जो भी केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ेंगे आप उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको सिर्फ टाइप्स पढ़ने हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की अगेन आपको प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, आपका बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्ट बनता कैसे है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एसिड, बेस, सॉल्ट्स में पढ़ के जानी है। साथ ही आपको नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारा कुछ भी कवर करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, यहां से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पॉलीमर एंड हाइड्रोकार्बन। अब ये अगेन एक टॉपिक ऐसा है जो आपके एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स और हाइड्रोकार्बन आपको 9th-10th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये 11th-12th में मिलेंगे आपको। पॉलीमर में आपको जो पढ़ के जाना है वो है क्लासिफिकेशन, किस तरीके से पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। मोनोमर्स के नाम याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, केमिकल रिएक्शन नहीं याद रखना है। हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको एल्कीन, एल्केन, एल्काइन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बट हाँ हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन पे क्वेश्चंस आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है।
लॉज ऑफ मोशन आपके फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। लॉज ऑफ मोशन में आपको जो पढ़ के जाना है ना, बेसिकली सबसे पहले तो आपको तीनों लॉज, मोशन के तीनों लॉज पढ़ के जाने हैं न्यूटन के, उनके एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ एप्लीकेबल है, सेकंड लॉ का कैसे एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़नी है। आपको लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फिजिक्स में, तो कोशिश करना कि जो भी फॉर्मूला आपको इसमें मिलता रहे उनको नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स। ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो सीएपीएफ में हर साल आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज आती है ना थर्मोडायनेमिक्स की, सबसे पहले तो आपको लॉज याद होने चाहिए, तीनों लॉज याद होने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ। एंड देन उसके बाद आपको जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोबेटिक, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में कवर करना है। बहुत डिटेल नहीं जाना है, 11th-12th वाले में नहीं जाना है, बस आपको उनके 11th-12th में सिर्फ डेफिनेशंस जो दिए हैं ना, टर्म्स, वो पढ़ के जाना है और बहुत आसान है, हो जाएगा, डरना नहीं है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगेन फिजिक्स के लिए तो खास तौर पे ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप सबसे पहले कवर कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको हर साल क्वेश्चन आ जाता है, साउंड वेव से क्वेश्चन, लाइट वेव से क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको अरेंज करने के लिए आ जाएगा एक्स रे, गामा रेज, यूवी रेज, तो उनका आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसका कम है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मिलेंगे। ग्रेविटेशन में मोस्टली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से क्वेश्चन आ जाता है। केपलर्स लॉ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो आपको केपलर्स के लॉ याद रखने हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चंस आता है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपके सीएपीएफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद रख के जानी है, ठीक है, कि आपका मैग्नेटिक करंट कब जनरेट होगा, कब इंड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक इफेक्ट में कवर करना है, ठीक है। सो दीज आर द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए यहाँ पे अपने चैनल पे कवर कर लूँ। कोशिश करना कि आप सभी मेरे चैनल से ज्वाइन कर लेना, ब्रेक थ्रू साइंस विद मोनिका। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको जो भी हमारे लिंक होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, अपडेट होंगे। आप साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपेयर साइंस विद मोनिका के साथ। टेलीग्राम पे मैं आपको अपनी क्लासेस की लिंक भी 10 मिनट पहले प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप बिना डिले क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी आपको डाउट होता है सीएपीएफ एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।